सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता, इसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता और इनके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी सिंधु घाटी सभ्यता का आ गया है टॉपिक। और जब ये खुदाई हुई तो इसका जो लोगो था, यानी कि इसका कैसे इसका दिखता था, इसका चिन्ह, वो भी मैं आपके सामने। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका भी एक चित्र आ गया है। इसकी पहचान है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, जब ये खुदाई हुई थी तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये चिन्ह दिखाई दिए थे। जवाहरलाल नेहरू जी। बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली और वही जानकारी आज बच्चों हमें हर एक पॉइंट से या हर एक शब्द से हमें मिलती हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या चीज़ों पे रिसर्च किए, क्या क्या उन्होंने खोज निकाले। आज मैं उस पर भी आपसे कुछ डिस्कस करूँगी। बच्चों, आप लोगों ने सब लोगों ने बच्चों अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाली होगी ना, भारत की खोज, और उस पे जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता के बच्चों मैंने अब तक के आप लोगों के 8 पॉइंट्स पे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। बच्चों, पेंसिल के माध्यम से वहाँ पर टिक लगाइए। अब बच्चों, आज के वीडियो में या आज के लेक्चर में मैं आज आप लोगों को महाभारत से संबंधित मैं कुछ जानकारी आपको दूंगी। तो आज से ये जो यहाँ का जो पॉइंट है, मैं इस पे आज डिस्कस करने वाली हूँ कि महाभारत का क्या हिसाब था। बच्चों, आज मैं आप लोगों को महाभारत पर इस टॉपिक पे आज बच्चों मैं चर्चा करने लगी हूँ। बहुत ध्यान से बच्चों अपनी बुक की तरफ देखिएगा और इस बारे में सुनिएगा। आइए चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं। महाभारत कि महाकाव्य के रूप में रामायण एक महारचना थी और लोग उनसे बहुत ही प्रेम करते थे, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में एक था। ये कृत्रिम जो परंपरागत थी और दत्त कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का भी विश्वकोश था। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय तक ये विषय के बारे में ये चलता गया और उनके जो अधिकार थे और भारतीय जो विद्वान थे जिसका सब तरफ से कम समन्वय जो था, संस्कार था, वो भी प्रकाशित करने की दृष्टिकोण से विभिन्न उपलब्ध पाठकों की ओर से जांच मिली और मिलाने के में भी व्यस्त थे। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करने और जारी करके भी था, लेकिन उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए, लेकिन ये कार्य अब भी अधूरा है। शायद यही समय था कि जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी जो विचारों और रिवाजों का जो समन्वय था वो भी खास ताल मडोल में नहीं दिखाई देता था और आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन भी नहीं था। किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के नए आने वाले जो लोग थे वो भी किसके साथ मिल गए, आर्यों के साथ घुल मिलकर रहने लगे और इस नई स्थिति के अनुरूप
वैदिक धर्म और संशोधन किया जा रहा था। इनसे सबको समेट करके चलने वाला ये एक उदार जो व्यापक जो रूप था वो क्या किया गया, ग्रहण कर लिया गया, जिससे आधुनिक धर्म और आदि हिंदू धर्म भी निकला। इसलिए ये संभव हो गया कि क्योंकि जो ये बुनियादी थी, जितना भी ये जो काम था, ये बुनियादी जो नज़रिए था, ये जान पड़ा कि ये सत्य में किसी एक का एकाधिकारी नहीं हो सकता। उससे देखने और उस तक पहुंचाने के लिए बहुत से रास्ते दिखाई दिए। इसलिए सब तरह से अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी जो विश्वासों का जो रहन सहन था, जो विश्वासों का जो सहन शक्ति थी, वो भी कर लिए गए। महाभारत में हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा दत्त कथाओं के अनुसार जातिवाद के या जाति के आदि पुरुष भारत के नाम पर क्या पड़ गया, भारतवर्ष कहा जाता है। बुनियादी एक जो एकता है उस पर भी बल देने की निश्चित कोशिश की गई। इसका एक और पहले का नाम था आर्यव्रत, और यानी कि आर्यों का देश था। इसका नाम पड़ गया था आर्यों का देश, किंतु ये नाम मध्य भारत में विघटन का रूप ले लिया था और पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। जो है रामायण है, रामायण की जो कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। ये विघट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन किसमें जो दिखाई दिया, महाभारत में किया गया। उसके बाद में मोटे तौर पर से जो अंदाज थे वो भी लगाए गए, और इसी जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था। वे लड़ाई भारत और संयम करके उत्तरी भारत पर एक का अधिकारी स्थापित करने के लिए लड़ाई की गई थी। इसी लड़ाई से एक उत्तराखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई थी। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक जो अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो किसमें शामिल हो गया, भारत में आकर के शामिल हो गया। इस हिस्से को उस समय के किसमें, गंगा घाट अर्थात इसमें वर्तमान शहर में इसका नाम पड़ा, और कहा जाता है कि उस भारत का जो अभिन्न जो हिस्सा है वो भी समझा जाता था, और वास्तव में इसे कारण और प्रमुख शासन की जो पत्नी का नाम क्या था, गंगाधरी, यानी कि गंगाधर की कन्या पड़ा। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं था, बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की क्या बन गए थे, राजधानी बने थे। महाभारत में जो कृष्ण था वो भी समन्वय आकांक्षा भी थी, और प्रसिद्ध काव्य भगवती गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में जो शासन जो कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार्य संबंधी सिद्धांतों पर भी क्या दिया गया, जोर दिया गया था। धर्म के इस बुनियाद के बिना ना सच्चा सुख मिल सका और ना ही समाज में
एका रह सकी। इसका लक्ष्य था कि लोक मंगल किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन जो धर्म था वो स्वयं क्या था? समन्वय था। और सत्य, निष्ठा, साहित्य आदि जब सब कुछ बुनियादी हिस्सों को छोड़ करके खुद समय और बावजूद जितनी भी बच्चों परिस्थितियाँ थी उस पे क्या किया गया? निर्भर करता था। ये जो सिद्धांत था वो बहुत ही टिकाऊ था और अपरिवर्तनशील भी था। परंतु कि जो उनके जो अलावा थे, जैसे धर्म, जो कर्तव्य थे और जिम्मेदारियों का जो मिश्रण था वो भी बच्चों किस में दिखाई देता था? समय के साथ साथ बदलता चला गया। अहिंसा पर भी विजय हुई और अहिंसा पर भी यहाँ पर और दूसरे जो जगहों पर भी बहुत सारे क्या किए गए? बल दिए गए। और ये दिलचस्पी थी कि क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे जो मकसद से किया गया संघर्ष करने का जो प्रत्यक्ष रूप था वो भी किसी ने कोई भी क्या था? विरोध नहीं दिखाई पड़ा। पूरे महाकाव्य का जो केंद्र था वो भी एक विराट युद्ध था। जाहिर है कि इस प्रसंग में अहिंसा की जो अवधारणा का ज़्यादातर संबंध किस में दिखाई देता है? महाभारत में दिखाई देता है। इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादा संबंध मकसद का है और यानी कि अहिंसा के जो हिंसा थी वो भी मानसिकता का अभाव से है। आत्मनिष्ठा से क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण करता है। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अमूल्य चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। ये विविधतापूर्ण, भरपूर और ज़िंदगी से साबरो है। ये केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया है कि दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद के लिए अस्वीकार हो। इसमें लोक मंगल में जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य बातें हैं। महाभारत में कहा जाता है कि जो बात लोक हित में नहीं है या इसे करते हुए तुम्हें शर्म आए तो उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है कि सच्चाई, आत्मा, संयम और तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का जितना भी नियंत्रण पालन सफलता के साधन है और जाति और क्रूर नहीं। धर्म जीवन में अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख जो भोगना है वो आवश्यक है और धन के पीछे दौड़ने वालों पर व्यंग किया गया है। और रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है और अंत में ये एक जीवन और विकासशील जनता के लिए आदेश है, असंतोष है और प्रगति का प्रेरक है। ये है महाभारत का लेखा जोखा। अब बच्चों अब मैं भगवत गीता के पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवत गीता महाभारत का अंश है परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और अब वह अपने आप में मुकम्मल है। ये 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले ही हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति
पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का जो ये संबंध है वो भी इसे श्रद्धा से देखा जाता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन में बहुत सारे संदेह सताते हैं और वे कर्तव्य के बारे में ग्रस्त होता है, तो वे प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखा जाता है, क्योंकि ये संकट काल के लिए लिखी गई जो कविता है वो क्या है बच्चों, राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के उसमें भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए गीता की असंख्य जो व्याख्याएं हैं वो की गई हैं और भी अब लगातार की जाती हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के जो ये नेताओं, तिलक और ये अरविंद, गांधी जी, ये जितने भी लोग थे सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार माना जाता है। औरों ने धर्म काव्य के लिए ये हिंसा और युद्ध का अमौलिक इसके आधार पर सिद्ध किया है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान है, उसकी आत्मा युद्ध के लिए उसने होने वाली जो व्यापक जो चित्र है वो भी मित्रों के साथ संबंधी जो थी वो सहाना के विचारों के विरुद्ध था या विरोध किया, विरुद्ध हो उठा। आखिर ये किस लिए और क्यों, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके। उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती थी, उसके मूल्य दंड रह जाते थे और अर्जुन इंसान की उस पीड़ा आत्मा का प्रतीक बन जाता था जो युगों युगों से कर्तव्यों और नैतिकताओं के माध्यम से सुविधा से ग्रस्त था। इसी निज बातचीत से हम एक एक करके व्यक्तियों के कर्तव्यों, सामाजिक आचरण, मानव जो जीवन की ओर बढ़ते थे। गीता में ऐसा भी बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों का जैसे ज्ञान, कर्म, भक्ति के बीच में समन्वय करने का प्रयास किया गया है। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर भी अधिक बल दिया गया है कि यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का भी स्वरूप क्या होता है, उभरता है। हालांकि उसे पूर्ण रूप से परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव का जो अस्तित्व है वो आध्यात्मिक क्या है, पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है और ज़िंदगी की व्यवहारिक जो जितनी भी समस्याएं हैं उनका भी संदर्भ में इनके सामने आता है। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निहास के लिए कर्म का क्या है, मोल भाव है कि आवर्जन करता है और कर्म में जिसकी भी निंदा की जाती थी उसको भी वो लोग कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के रूप में वो स्वीकार करते थे, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते थे। युग धर्म अर्थात विश्व युग धर्म के अपने आदर्शों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और ये
गीता का जो संदेश था वो भी प्रारंभिक था और ना ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता था। इसकी दृष्टि पे सर्वोपरि है। उसमें कहा जाता है कि सभी रास्ते मुझ तक ही आते हैं। इसी सर्वोपरि के कारण गीता जो है वो सभी वर्गों और समानतों के लोगों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में जितने भी भारतवासियों ने बार बार ये परिवर्तन, विकास और हास्य की प्रकृति से गुजरे और उन्होंने एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव भी उनके हुए और एक के बाद एक विचार सामने आए, पर उन्हें गीता में कोई ऐसा जीवंत चीज़ मिली जो विकसित होते ही विचारों से मेल खाती रहे। बाकी बहुत से विचारों में परिवर्तन आए, बहुत से दिशाओं में भी परिवर्तन आए और ये सब किसके कारण हुआ? गीता के जो अंदर लिखी हुई जो उपदेश थे उनके कारण लोगों के दिलों में एक जागरूकता आई, उनके विचार में परिवर्तन आया, उनकी सोच में परिवर्तन आया और ये सब बच्चों किसके कारण हुआ? भगवत गीता जी के कारण हुआ। अब बच्चों मैं अब ये पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ, प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। बच्चों इसका पॉइंट भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, तो बच्चों इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि प्राचीन भारत में जीवन और कर्म की बौद्ध के समय से पहले का वृतांत हमें जात और कथाओं में मिलता है। इन जात कथाओं का वर्तमान जो रूप है वो बौद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों और द्रविड़ों और आर्य का अंतिम रूप से मेल हो रहा है। कहा जा सकता है कि जातक पुराण और ब्रह्मा पुराण में जो शास्त्री हैं वो जो शासन था वो भी परंपरागत के विरोध में लोक परंपरागत का प्रतिनिधित्व करते रहते थे। ग्राम सभाओं में एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आम आदमी का मुख्य जरिया लगान था। माना जाता था कि ज़मीन पर लगाया जाने वाला जो ये कर था उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका उपभोक्ता या जो उपभोग है वो भी हमेशा तो नहीं है या अक्सर गलेन या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। ये कर उपज के 6वें भाग के करीब होता था। ये सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी जो इकाई है वो भी क्या थी? शास्त्रीय गांव में थी और राजनीतिक और आर्थिक जो ढांचा था इन्हें ग्राम समुदायों से बनाया जाता था और इन्हें 10 और 100 का समूह था, यानी कि एक ग्रुप में बांटा गया था। एक ग्रुप में 10 और एक ग्रुप में 100 का समूह में बांट दिया जाता था। जातकों के वर्णों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। ये विशेष ये जो कार्यकर्ता थे या दर्शकारी थे वो जोड़े लोगों की अलग बस्तियों, अलग गांव की स्थापना थी। इसी तरह के गांव में बढ़इयों का भी था। ये गांव लोहारों का भी था। इसी तरह पेशों के लोगों के गांव भी थे। ये खास जो पेशेवर जो लोग थे उनके भी गांव थे। ये खास पेशेवर लोगों के गांव भी थे। आमतौर पर शहर के पास बसे हुए थे। शहर में उनके विशेष जो उत्पादनों की क्या थे खपत होती जा रही थी और बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी ज़रूरतों को भी पूरा करने का सामान मिलता जा रहा था और ऐसा लगता था कि पूरा गांव सहकारिता का
पर काम करता है और बड़े ठेके भी देते हैं। शायद ये इस तरह का जो अलबेद था वो रहने का, जो संगठित होने के लिए जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ था। और ये जातकों और ये सौदागरों की समुद्री जो यात्राओं के की हवाले भरे हुए थे। भूख और सूखे रास्तों में भी रेगिस्तान को पार करके की बहुत से जो ये लोग थे वो भी पश्चिमी की बंदरगाह और उत्तर में गंधार और मध्य एशिया तक कारवा जाता रहता था। और ये जितने बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में भी इनका जो सामान था वो भी इधर से उधर लाया जाता था। नदियों के जो रास्ते में बहुत सारे यातायात भी जाते और थे। और ये जो जातकों के अनुसार बड़े बड़े जो ये बनारस, पटना, चंबा, ये जितने भी शहर थे ये एक दूसरे से समुद्र के रास्ते से ही अपने सामान को इधर से उधर भेजने का काम करते थे। और यहाँ से दक्षिण जो ये था बंदरगाहों और लंका का मलबा टापू तक ले जाया जाता था। भारत में लिखने की जो प्रथा थी वो क्या थी, बहुत ही पुरानी थी। पाषाण युग के मिट्टी के जो पुराने जो बर्तन थे उस पर भी बहुत सुंदर तरीके से लिपियों के अक्षर मिले थे। मोहनजोदड़ो में मिले जितने भी शिल्प लेखाओं में थे वो अब तक पूरी तरह से पढ़े नहीं जा सकते थे। वे बाहरी लेख के से जो पूरे भारत में मिले थे वो निश्चित रूप से क्या थे, उस मूल लिपि में ही थे जिसमें भारत में देवनागरी और अन्य जितनी भी लिपियों का विकास हुआ था। अशोक के कुछ लेख की बाहरी लिपियों में एक थे। उत्तरी पश्चिमी में मिलने वाले कुछ अन्य जो लेख थे वो भी क्या थे, खरवोपरी लिपि में ही थे। और ईसा पूर्व 6वीं और 7वीं शताब्दी में और जितने भी लोग थे वो संस्कृति भाषा में अपनी प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया। उनके समय जितने भी लोग थे वह संस्कृति का रूप स्थिर हो चुका था और वह एक नियंत्रण विकासशील की साहित्य की भाषा बन चुकी थी। और आज भी संस्कृति जो जितने भी व्याकरण संबंधी जो प्रमाण हैं वो भी माने जाते हैं। हालांकि बाद में उनमें कुछ जोड़ तोड़ भी हुए, उसकी व्याख्या भी की गई। ये दिलचस्प बात यह है कि यूनानी जो लिपि का उल्लेख भी इसमें किया गया, इससे भी संकेत, बहुत से संकेत मिले। और पूर्वी दशा में सिकंदर के आने से पहले, बहुत पहले भारत और यूनान के जो बीच में किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। और उन्होंने विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में भी लिख भी था और हॉस्पिटलों में भी था। और जितने भी ये भारत के जो की औषध थे, विज्ञान के अनेक धरोहरें थी, किंतु सबसे प्रसिद्ध और पुरानी पाठ्यपुस्तक ईस्वी में की शुरू हुई, सदियों में लिखी गई थी। बच्चों ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। आज मैं आपको यहीं तक कि मैं इसका पॉइंट का मैं यहीं तक कि आपको बताती हूँ। बच्चों कल के वीडियो में मैं आपको इसके आगे का मैं पूरा चैप्टर मैं लूँगी। आज का बच्चों निशान लगा लीजिए कि मैंने आज आपको यहीं तक कि मैंने पढ़ाया है आपको। अब बच्चों इससे संबंधित मैं आपको कुछ गृह कार्य मैं देने जा रही हूँ, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं देने जा रही हूँ जो आप लोगों ने बच्चों इसको सॉल्व करना है। अपनी हिंदी नोटबुक में इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद मुझे मेल के थ्रू भिजवाना है। और कल के वीडियो में बच्चों मैं इसके आगे के मैं पॉइंट्स आपको उसके मैं डिस्कस करूँगी।
बच्चों अब इस पार्ट से संबंधित बच्चों मैंने कुछ प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव दिए हैं जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ चुका है। आपको बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हैं। जो सही इसका क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों उसके आगे टिक का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी मगध सभ्यता में धोलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ये बच्चों पहला क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो सही आंसर होगा उसके आगे आप लोगों ने टिक लगाना है। बच्चों उसी में ही दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है और मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। बच्चों इस क्वेश्चन के भी नीचे उसके 4 ऑप्शंस हैं। जो सही आंसर होगा बच्चों उसके आगे आप लोगों ने टिक लगाना है। अब बच्चों दूसरा भी अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। देखो बच्चों इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। बच्चों इसके में भी 4 ऑप्शंस आ चुके हैं। एक प्रश्न के 4 ऑप्शंस हैं। इसका भी जो सही आंसर होगा उसके आगे आपने टिक का निशान लगाना है। अब बच्चों चौथा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। उसके भी बच्चों नीचे उसके 4 ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा उसके आगे आप लोगों ने टिक का निशान लगाना है। अब बच्चों लास्ट का आपका क्वेश्चन आ गया है, मगर 5वां क्वेश्चन आ गया है। बच्चों इसको भी आपने बहुत ध्यान से देखना है। इसके भी क्वेश्चन है और नीचे उनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसको जो आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन से रिलेटेड सही होगा उसके आगे आप लोगों ने टिक का निशान लगाना है। बच्चों ये मैंने आपको गृह कार्य दिया है और बच्चों आप लोगों ने इसको हिंदी की नोटबुक में इसको उतारोगे, ऊपर लिख दोगे सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्वेश्चंस हैं। और बच्चों बहुत ही सफाई के साथ आप लोगों ने अपना होमवर्क करके मुझे सबमिट करना है मेरे मेल पे, ताकि मैं आपका जो भी होमवर्क है जो आप दोगे उसको मैं प्रॉपरली चेक कर सकूं। आशा करती हूँ मैंने आज जितने भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, जितने भी मैंने पॉइंट्स पढ़ाए हैं आपको समझ में बच्चों आ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों तो मुझे मेल कीजिएगा, मैं आपका मेल का जवाब देती हूँ। धन्यवाद बच्चों। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने घर वालों को सुरक्षित रखिए और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए बच्चों। गुड बाय।